लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेमन वर्ल्ड में हानशन को एक अजीब सी लड़की मिली थी जो एक शुरा भी बन सकती थी और एक ह्यूमन भी बन सकती थी। हानशन उस लड़की की इस पावर से शॉक हो गया था, जिसके बाद हानशन जब स्टील आर्मर बेस लौट रहा था तब उस लड़की ने हानशन का पीछा करना शुरू कर दिया था। अब आगे हानशन का पीछा करते करते उस स्टील आर्मर बेस में उसके कमरे तक आ जाती है। हानशन उसे घूरने लगता है तो वो लड़की कहती है, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर हानशन उसके लिए थोड़ा मीट रोस्ट करता है। जिसके बाद जब वो उसे खाने लगती है तो हानशन उससे पूछता है, आखिर तुमने मेरा पीछा क्यों किया। तो इस पर वो लड़की अचानक से अपना टॉप नीचे करने लगती है। ये देखकर हानशन पहले उसे रोकने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की हानशन को अपनी बैक दिखाती है। उसकी पीठ पर अभी के लिए 9 लाइफ कैट का सिंबल था। हानशन उस सिंबल को वहां पर देखकर शॉक हो गया था। वो शॉक के साथ कहता है, आखिर तुम्हारी पीठ पर 9 लाइफ कैट का सिंबल क्यों है। इधर वो लड़की हानशन के पेंडेंट को अपने हाथों में पकड़ लेती है। ये देखकर हानशन इतना तो समझ गया था कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इसके बावजूद ज़रूर उसका उसके ग्रैंडफादर हानजिंग के साथ कोई ना कोई रिलेशन तो है, क्योंकि उसकी पीठ पर भी 9 लाइफ कैट का सिंबल था। वो लड़की किसी गम की तरह हानशन से चिपक गई थी। वो जहाँ भी जाता था वो लड़की उसके साथ आती थी। हानशन उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। पर फिर भी उसे इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था अगले कुछ ही दिनों में इवॉल्व होकर एडवांस डेमन वर्ल्ड में चला जाएगा। इसके बाद इस लड़की से उसका पीछा जरूर छूट जाएगा। हानशन अभी के लिए शिकार पर जाने लगता है। उसने इस लड़की से मिले हुए सभी के सभी लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कर लिए थे, जिससे उसे 99 जीन पॉइंट्स मिले थे। अब उसके सुपर जीन पॉइंट्स टोटल 99 हो गए थे एंड उसे अब सिर्फ एक ही सुपर जीन पॉइंट की ज़रूरत थी। सुपर बीस्ट की तलाश में हानशन डेविल डेजर्ट में घूम रहा था। वो लड़की भी हानशन का पीछा कर रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली हानशन एक माउंटेन के पास पहुंच जाता है। इसके टॉप पर अभी के लिए कोई फिनिक्स बर्ड बैठी हुई थी, जिसका हानशन से पिछली बार सामना हुआ था। उस फिनिक्स बर्ड को वहां पर देखकर हानशन जल्दी से अपनी वॉर एंजल को बाहर निकालता है एंड उस पर हमला करने के लिए कहता है। वॉर एंजल जाकर उस फिनिक्स बर्ड से फाइट करने लगती है। वो फिनिक्स बर्ड अभी के ने अपनी फ्लेम से वॉर एंजल पर हमला कर रही थी। फिनिक्स बर्ड की बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब थी। उसकी बॉडी के अगर फ्लेम हार्ट को छोड़ दिया जाए तो उसकी बाकी की पूरी बॉडी सिर्फ फ्लेम थी, ना कि कोई सॉलिड चीज़। वॉर एंजल उससे काफ़ी देर तक फाइट करती रहती है, लेकिन वो किसी भी तरह उस फ्लेम बर्ड को नहीं हरा पा रही थी। वो फिनिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड उसकी फ्लेम्स वॉर एंजल को उससे दूर रख रही थी। हानशन के पास अभी के लिए अगर उसका सुपर पेट आर्मर होता तो हानशन उसे वॉर एंजल को पहना देता। इसके बाद वॉर एंजल को उसकी फ्लेम से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर पिछली बार के ज़ीरो के हमले की वजह से उसका सुपर पेट आर्मर डैमेज हो गया था। हानशन इसी बारे में सोच रहा था, तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अगर ये लड़की सुपर पेट आर्मर को डैमेज कर सकती है तो शायद इस फिनिक्स बर्ड को भी हरा सकती है एंड इसे वो लाइफ जीन एसेंस वैसे भी नहीं चाहिए, तो ऐसे में वो लाइफ जीन एसेंस छीनने की भी कोशिश नहीं करेगी। यही सोचकर हानशन उसकी तरफ देखता है एंड कहता है, ज़ीरो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। हानशन आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही जीरो जाकर उस फिनिक्स बर्ड से फाइट करने लगती है। वो तेज़ी से उस फिनिक्स बर्ड के पास जाती है एंड उसकी फ्लेम में हाथ डालकर उसका फ्लेम हार्ट बाहर खींच लेती है। फ्लेम हार्ट के बाहर आते ही वो फिनिक्स बर्ड गायब हो जाती है। वो फिनिक्स बर्ड की फ्लेम ज़ीरो को कोई चोट नहीं पहुंचा पाई थी। इससे हानशन समझ गया था कि ज़ीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ज़ीरो फ्लेम हार्ट हानशन के पास लेकर आती है। हानशन बहुत ही इजीली उसे क्रश कर देता है। फ्लेम हार्ट क्रश होती ही हानशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने फ्लेम बर्ड को मारा है, आपको फ्लेम बर्ड की 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कीजिए, इसका मीट अवेलेबल नहीं है। इस नोटिफिकेशन के साथ हानशन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, पर अब उसे ये भी समझ आने लगा था कि उसे ज़ीरो से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। अगर वो फ्यूचर में पागल हो गई
तो वो बहुत ही इजीली उसे मार सकती है। लाइफ एसेंस कंज्यूम करने के बाद हानशन के सारे सुपर जीन पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे। अब वो पूरी तरह से तैयार था इवॉल्व होने के लिए। वो वहाँ से स्टील आर्मर बेस आ जाता है। इधर हमें स्पेशल टीम के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके हेड जोंग अभी के लिए लोगों से बातें कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आए हुए थे, जिनमें उन्हें रिच फैमिली के बच्चों को प्रोटेक्शन देनी थी। एंड इस वजह से अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बिजी एंड परेशान थे। वो अभी के लिए अपना काम कर ही रहे थे, तब भी उनका असिस्टेंट उनके पास आता है एंड कहता है, अभी के लिए हमारे पास हमारे ही स्पेशल टीम में से एक इंसान की रिक्वेस्ट आई है। वो चाहता है कि फ्यूचर में जब उसकी बहन रेमन वर्ल्ड में आए तब हम उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें एंड उसे 4 तरह की बीस्ट सोल प्रोवाइड करें, वो भी स्केर्ड ब्लड रैंक की। ये सुनकर अभी के लिए उनके हेड थोड़ा गुस्सा हो गए थे। हेडजोंग गुस्से में कहते हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं अभी के लिए बिजी हूँ? तुम्हें अभी के लिए इन छोटे मोटे कामों के लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जाकर उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो एंड उसे कह दो कि हम उसकी बहन को प्रोटेक्शन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार उसका पेमेंट तो देख लीजिए। ये तो देख लीजिए उसने पेमेंट में क्या दिया है। ये कहकर वो जल्दी से हेड को अपने पास मौजूद उन 20 सोल की लिस्ट दिखाता है जो उसने पेमेंट के तौर पर दी थी। जब हेड जोंग उस लिस्ट को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शौक के साथ पढ़ते हुए कहते हैं, स्केर्ड ब्लड रैंक की हेलो बीस्ट सोल, स्केर्ड ब्लड रैंक की पोजीशन बीस्ट सोल, स्केर्ड ब्लड रैंक की ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल। अभी के लिए ये सुनकर और ये पढ़कर वो शौक में चले गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। अभी के लिए उसने पेमेंट में जो 20 सोल दी थी वो सभी की सभी 20 सोल बहुत ही ज़्यादा रेयर थी एंड एक टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो कहते हैं, तुरंत जाकर उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये ऑफ़र दिया किसने है? तभी वो ऑफ़र देने वाले का नाम देखते हैं। तब जाकर उन्हें समझ आता है कि ये ऑफ़र उन्हें हानशन ने दिया है। वो हानशन के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि हानशन क्विंजुआन के ग्रुप का मेंबर था। उन्हें पहले लगा था कि हानशन टैलेंटेड है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि हानशन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने हानशन के साथ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। हानशन चाहता था कि फ्यूचर में जब उसकी बहन डेमन वर्ल्ड में आए तब स्पेशल टीम उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ताकि उसकी ग्रोथ में स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्यूचर में तो उसकी बहन सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगी तब उसे मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इस वजह से उसने ये डील की थी। डील होने के बाद हानशन वहाँ से इवोल्यूशन पूल आ जाता है। उसके सभी के सभी जीन पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे। इस वजह से अभी के लिए वो एक इवॉल्वर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कोई इंसान डायरेक्टली इवोल्यूशन पूल में जाकर इवॉल्वर इसलिए नहीं बन सकता था, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान इवोल्यूशन पूल में एंटर करता तो इवोल्यूशन पूल में मौजूद बहुत ही पावरफुल एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी उस एनर्जी को संभाल नहीं पाती एंड उसकी बॉडी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन एक इंसान जब सभी तरह के जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता था तब उसकी बॉडी किसी नॉर्मल इंसान की बॉडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। ऐसे में वो आसानी से इवोल्यूशन पूल की एनर्जी को संभाल सकता था एंड इवॉल्व होकर अपनी पावर बढ़ा सकता था। हानशन इवोल्यूशन पूल में जाता है एंड जब वो इवॉल्व हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील करने लगता है। अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ गायब हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका एक नया जन्म हुआ है एंड अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा था। इवॉल्व होने के बाद वो अपनी पावर स्क्रीन चेक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो एक इवॉल्वर बन चुका है। इस वजह से उसका लाइफ स्पैन अभी के लिए 100 साल और बढ़ चुका है। साथ ही साथ उसे एम्परर स्पिरिट नाम की एक सुपर बॉडी भी मिली है। आज तक ये सुपर बॉडी किसी को नहीं मिली थी, इसलिए हानशन सोच में पड़ गया था कि आखिर ये सुपर बॉडी क्या है एंड किस काम आती है, पर उसके पास अपने इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। हानशन वहाँ से सीधा स्टील आर्मर बेस के अपने कमरे में आ जाता है। अभी के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने सभी चीज़ों का इंतज़ाम पहले कर लिया था, लेकिन उसके सामने अभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर वो किस तरह अपने पास मौजूद इस ब्लैक क्रिस्टल को
जिसे खिलाकर वो किसी भी तरह के बीस्ट को एक सुपर बीस्ट, स्केलेबल रैंक का बीस्ट बना सकता था, उसे अपने साथ एडवांस डेमन वर्ल्ड में कैसे लेकर जाए। उसके पास अभी के लिए कोई और रास्ता नहीं था। यही सोचकर वो जल्दी से उस क्रिस्टल को निगल जाता है, लेकिन उसे निगलने के बाद भी हाइंशन को कुछ अजीब फील नहीं होता है, जिसके बाद वो तुरंत स्कैनिंग डिवाइस के पास जाता है एंड अपनी पूरी बॉडी स्कैन कर कर देखता है। लेकिन स्कैन करने के बावजूद उसकी पूरी बॉडी में वो ब्लैक क्रिस्टल कहीं नहीं था। हाइंशन अभी के लिए परेशान हो चुका था कि आखिर वो ब्लैक क्रिस्टल गया तो गया कहाँ। पर तभी उसे अपने सी ऑफ सोल में थोड़ी मूवमेंट दिखाई पड़ती है। सभी तरह की बीस्ट सोल एक इंसान के मन के एक स्पेसिफिक एरिया में रहती थी एंड उसे एरिया को सी ऑफ सोल कहा जाता था। उसके सी ऑफ सोल में अभी के लिए उसके पास मौजूद हर एक बीस्ट सोल थी एंड वो सभी बीस्ट सोल अभी के लिए अपने सामने रखे ब्लैक क्रिस्टल को घूर रही थी। हाइंशन ने देखकर शॉक हो गया था कि ब्लैक क्रिस्टल को खाने के बाद वो ब्लैक क्रिस्टल हाइंशन के पेट में नहीं बल्कि उसके मन में मौजूद सी ऑफ सोल में गया है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है एंड वो मन ही मन सोचते हुए कहता है, क्या बीस्ट की तरह इन बीस्ट सोल को भी क्रिस्टल खिलाया जा सकता है। अभी वो अपने इस ख्याल के बारे में सोच ही रहा था, तभी वो देखता है कि वॉर एंजल सभी के सभी बीस्ट को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ती है एंड अचानक से उस क्रिस्टल को खा लेती है। ये देखकर हाइंशन समझ गया था कि उसका डाउट बिल्कुल सही था। बीस्ट सोल भी इस क्रिस्टल को खा सकती थी। क्रिस्टल खाने के बाद वॉर एंजल अपने इवोल्यूशन के लिए चली जाती है। वहीं ये सब देखकर हाइंशन मन ही मन सोचते हुए कहता है, मुझे इतना ज़्यादा रिस्क लेने की आखिर क्या ज़रूरत थी। मैं सिंपली किसी भी बीस्ट सोल को बाहर बुलाकर उसे एक क्रिस्टल खिला देता एंड उस बीस्ट सोल को वापस अपने सी ऑफ सोल में भेज देता। भला मुझे इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। अपनी नासमझी पर वो थोड़ा हंसता है। जिसके बाद हाइंशन वहाँ से सीधा सर्टिफिकेशन हॉल आता है एंड वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन एज अ स्केलेबल इवॉल्वर कराता है। वहीं जब वहाँ मौजूद ये सभी सुनते हैं तो सभी लोग शॉक में चले जाते हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि एक 25 साल से कम का लड़का एक स्केलेबल इवॉल्वर बनने में कामयाब रहा है। सर्टिफिकेशन हॉल के लोग हाइंशन को टेस्ट के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसका टेस्ट लेते हैं एंड कंफर्म होने के बाद उसे एज अ स्केलेबल इवॉल्वर रजिस्टर कर देते हैं। अब उसके सभी काम हो चुके थे, वो इवॉल्व हो चुका था, उसका सर्टिफिकेशन हो चुका था, साथ ही साथ उसके ब्लैक क्रिस्टल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। मतलब अब बारी थी उसके एडवांस डेमन वर्ल्ड में जाने की। हाइंशन वहाँ से टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास आ जाता है। अभी के लिए वो भगवान से प्रे कर रहा था कि एडवांस डेमन वर्ल्ड में वो किसी ह्यूमन बेस में ही टेलीपोर्ट हो। लो डेमन वर्ल्ड में सिर्फ बीस्ट हुआ करते थे, लेकिन एडवांस डेमन वर्ल्ड में बीस्टों के साथ साथ स्पिरिट नाम का भी एक क्रिएचर होता था। स्पिरिट देखने में ह्यूमन जैसे होते थे, लेकिन वो ह्यूमंस नहीं होते थे। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे एंड वो 4 रैंक्स में डिवाइडेड थे। पहली थी वेटर, दूसरी थी नाइट, तीसरी थी एरिस्टोक्रेट एंड चौथी थी रॉयल। ये स्पिरिट्स ह्यूमंस एंड बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती थी, जिसके बाद उस ह्यूमन और उस बीस्ट को उस स्पिरिट की हर एक बात माननी पड़ती थी। एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट एडवांस डेमन वर्ल्ड के एक म्यूटेंट रैंक के क्रिएचर से ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। उनके पास अपना एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें कई सारे बीस्ट हुआ करते थे। एरिस्टोक्रेट स्पिरिट के ग्रुप में अक्सर कई सारे म्यूटेंट रैंक के बीस्ट हुआ करते थे, लेकिन वो स्केलेबल रैंक के बीस्ट से कम पावरफुल होती थी। वहीं रॉयल स्पिरिट एक स्केलेबल रैंक के बीस्ट से ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। ऐसे में उसके ग्रुप में कई सारे स्केलेबल रैंक के बीस्ट हुआ करते थे। ये स्पिरिट्स अक्सर अपना एक अलग शेल्टर बनाया करती थी, जिसे स्पिरिट बेस कहा जाता था। जब तक इन स्पिरिट का स्पिरिट क्रिस्टल डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता था, तब तक ये मर मर कर बार बार जिंदा हो सकती थी। एक बार मरने के बाद जब तक इनका क्रिस्टल मौजूद रहता था, तब तक वो अगले 1-2 घंटे में दोबारा से ज़िंदा हो जाया करती थी। ऐसे में अगर किसी ह्यूमन को इनका शेल्टर मतलब स्पिरिट बेस हासिल करना होता था, तो उसके लिए उन्हें पहले जाकर स्पिरिट से फाइट कर कर उसे मारकर उसका क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करना होता था। अगर वो ऐसा कर लेते थे तो प्रोबेबली उन्हें उस स्पिरिट की लॉयल्टी मिल जाती थी
चाहे स्पिरिट खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती थी। ऐसे में हाइंशन अभी के लिए प्रे कर रहा था कि वो गलती से भी किसी स्पिरिट बेस के पास टेलीपोर्ट ना हो, वरना उसे उस स्पिरिट से फाइट करनी होगी। एंड हाइंशन अभी के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो किसी एरिस्टोक्रेट या रॉयल स्पिरिट से फाइट कर कर उन्हें हरा सके। नाइट स्पिरिट या वेटर स्पिरिट उसके लिए कुछ नहीं थी, लेकिन एरिस्टोक्रेट स्पिरिट एंड रॉयल स्पिरिट अभी के लिए उसके लिए खतरा हो सकती थी। यही प्रे करते हुए हाइंशन टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।